नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में अफसरशाही के खिलाफ बीजेपी के ही नेता और विधायक नाराज हैं। अभी तक तो बेलगाम अफसरशाही का आरोप विपक्ष लगाता था, लेकिन अब खुद बीजेपी के अंदर नौकरशाहों के खिलाफ नाराजगी दिख रही है। ताजा मामला सागर का है। देवरी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। देर रात उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। यू टर्न लेते हुए कहा कि ऐसा कदम आक्रोश में उठाया था, अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। ब्रज बिहारी पटेरिया ने कहा कि संगठन और मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया है। आगे कहा कि दरअसल ब्रज बिहारी पटेरिया केसली थाना क्षेत्र में सर्पदंश से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में पीड़ित परिवार की ओर से डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए केसली थाना परिसर में धरने पर बैठे थे। ब्रज बिहारी पटेरिया का आरोप है कि केसली थाना के मेंढकी गांव में एक सांप काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजन बॉडी और सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट में सर्पदंश से मौत लिखने की एवज में 40,000 रुपये मांगे। एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज नहीं की जा रही थी और इसी से नाराज होकर विधायक खुद थाने पहुंचे और आक्रोश में अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। उनके इस कदम ने न केवल उनके क्षेत्र के लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि इस्तीफे के बाद राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस्तीफा वायरल होने के कारण पुलिस प्रशासन भी दबाव में आया। तत्काल एसपी और कलेक्टर ने एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा को केसली भेजा। मौके पर पहुंचे एएसपी ने मामले की गंभीरता समझी और विधायक की मांग के अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई और केसली थाना के प्रभारी अजय बैगा को लाइन अटैच कर दिया। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है। ब्रज बिहारी पटेरिया के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और अजय बिश्नोई ने भी प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भार्गव ने बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों का जिक्र करते हुए अफसरशाही की आलोचना की है। बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पटेल का दंडवत वाला वीडियो पोस्ट करते हुए अफसरशाही की खामियों को उजागर किया। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने क्यों दिया था इस्तीफा। जनाब, यदि आप पैसे दोगे तो हम सर्पदंश लिख देंगे, नहीं दोगे तो नहीं लिखेंगे। अल्टीमेटली उसने पैसे नहीं दिए, गरीब आदमी है, पैसे थे नहीं उसके पास, तो उसने पैसे नहीं दिए। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें सर्पदंश नहीं लिखा था। मैंने टीआई को भी फ़ोन किया, एसपी साहब से भी बात हुई, एसडीओ से भी बात हुई। सब लोगों को बताया कि गंभीर मामला है, इसमें आप एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है आपकी? एफआईआर लिख लीजिए, विवेचना करिए। यदि एफआईआर सही है तो कार्रवाई करिए, सही नहीं है तो कार्रवाई मत करिए। इतनी बात को लेकर के थोड़ा तनातनी हो गई। अब वो एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। जमाने के सर्कुलर दिखा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है। विधायक, निर्वाचित विधायक के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, डॉक्टर के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है? आज आपके इस्तीफा की जानकारी प्राप्त हुई, आपने थाने में आकर इस्तीफा लिखा? हाँ, ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। यदि विधायक खुद आना पड़े पुलिस थाने में तो पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? वो भी सत्ता पक्ष का विधायक। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या हुआ आपका? नहीं, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। वहीं अब सुनिए सियासी ड्रामे के बाद विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने यू टर्न लेते हुए क्या कुछ कहा। जनाब, यदि आप पैसे दोगे तो हम सर्पदंश लिख देंगे, नहीं दोगे तो नहीं लिखेंगे। अल्टीमेटली उसने पैसे नहीं दिए, गरीब आदमी है, पैसे थे नहीं उसके पास, तो उसने पैसे नहीं दिए। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें सर्पदंश नहीं लिखा था। मैंने टीआई को भी फ़ोन किया, एसपी साहब से भी बात हुई, एसडीओ से भी बात हुई। सब लोगों को बताया कि गंभीर मामला है, इसमें आप एफआईआर लिखने में क्या दिक्कत है आपकी? एफआईआर लिख लीजिए, विवेचना करिए। यदि एफआईआर सही है तो कार्रवाई करिए, सही नहीं है तो कार्रवाई। मान लिया चर्चा। अब इस स्थिति में आप अपने इस्तीफे की जो पेशकश थी उसका क्या करेंगे?
तो स्वाभाविक है कि वो आक्रोश का विषय था। तो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और अब वो इस्तीफा की बातेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया कौन है। 1998 से 2003 तक वो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। 2022 में ब्रज बिहारी पटेरिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी की ओर से 2023 विधानसभा चुनाव में लड़े ब्रज बिहारी पटेरिया और विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री हर्ष यादव को हरा दिया था। जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ब्रज बिहारी पटेरिया। ब्रज बिहारी पटेरिया के भतीजे की पत्नी देवरी जनपद की अध्यक्ष हैं। तो ये वो जानकारी है ब्रज बिहारी पटेरिया के बारे में, जिन्होंने फिलहाल आलाकमान से निर्देश मिलने के बाद अपने इस्तीफे को वापस लिया है और अपने बयान को भी दुरुस्त कर लिया है। और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। शुरुआत करते हैं प्रियंका जी से चर्चा की। प्रियंका जी, देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भी इतनी लंबी सरकार पर जब सवाल खड़े होते हैं ना, तो वो सामान्य नहीं होते, वो थोड़े असामान्य हो जाते हैं। बड़े नेता जब अगर सिस्टम से किसी प्रकार की उनको परेशानी हो, खैर पहला रिएक्शन जरूर मैं चाहूंगा आपका। जी। जनता पार्टी की सरकार सर्वस्पर्शी, सब समावेशी सरकार है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में हमेशा जन सेवक बनकर के उपस्थित रहते हैं। परंतु अगर देखा तो प्रशासन हो तो वो लोक सेवक की दायरे में आते हैं, और जनप्रतिनिधि चूंकि जनता के द्वारा उन्हें चयनित किया जाता है तो वो भी उन्हीं का नेतृत्व करते हैं। परंतु दोनों की कार्य पद्धतियों में अंतर होता है। जनता के जो अगर जितना अगर कनेक्टिविटी रहती है वो जनप्रतिनिधियों के साथ में वो सुलभता से जो रहती है, उतनी ही सुलभता से कभी लोक सेवकों के साथ में परेशानी आ जाती है। तो थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन गैप होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना एक स्वाभाविक सी बात है। परंतु दोनों का उद्देश्य जो है वो जनता को लाभान्वित करना हो सकता है। पद्धति दोनों की अलग हो सकती है, परंतु दोनों का जो उद्देश्य है वो जनता को लाभान्वित करने का है। तो उसी प्रकार का ये प्रकरण है। निश्चित तौर पे अगर इसकी गहराइयों में जाएंगे तो ना ही प्रशासन का ऐसा कोई अर्थ है कि पीड़ित परिवार को न्याय ना मिले, और ना ही जनप्रतिनिधि का ऐसा कोई भाव था कि पीड़ित के साथ अन्याय हो जाए। दोनों ही लड़ाइयां जो हैं वो न्याय के लिए की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे जब ऐसा प्रदेश तैयार होगा तो नकेल दोनों साइड रहेगी। प्रशासन का भी दबाव रहेगा कि वो कार्य करें, और जनप्रतिनिधियों पे भी दबाव रहेगा कि वो पीड़ित के लिए हमेशा खड़े रहें। तो ये मध्य प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। निश्चित तौर पे अगर इस प्रकार से भी आगे चलता है तो कोई परेशानी नहीं है। दोनों ही मिलकर कार्य करेंगे और जनता का इसमें भला ही होगा। चलिए, आपको शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। एक रिएक्शन रितेश जी से हम ले लेते हैं। रितेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी पार्टी क्या कहना चाहती है इस घटनाक्रम पर? जी रितेश जी, संभवतः आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज भी हमारे दर्शकों तक आए। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है रितेश जी। चलिए, कुछ समस्या है। एक बार फिर से मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा, जरा रितेश जी का ऑडियो ज़रूर एक बार ठीक करवा लें ताकि उनकी भी आवाज़ हमारे दर्शक सुन सकें। प्रियंका जी, इसी बीच एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा। आप काफ़ी सीनियर प्रवक्ता हैं। अभी बीते दिनों हमने चैनल में लाइव एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें मीना सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं आपकी पार्टी की, वो
जिस प्रकार से बांधवगढ़ टाइगर प्रबंधन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है कि देखिए, स्थानीय मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी सरकार मिलनी है चाहिए। उसमें कुछ भी आप वचन है तो उसकी इसको जो लेकर ठीक है वो ठीक है जनता रितेश के जी, मैं आऊंगा सामने आपके पास। अब चूंकि एक सवाल मैंने प्रियंका जी से पूछ लिया है, आऊंगा मैं आपके पास। तो प्रियंका जी, उनकी भी वही मंशा थी कि अधिकारी यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि मोहन यादव जी चाहते हैं कि जनता से सीधे मुखातिब हो ब्यूरोक्रेसी। जी, मतलब ये एक दूसरा मामला है प्रियंका जी। जी जी, मैं बोल रही हूँ, ये रितेश जी हाँ बीच में प्रियंका हम जी, दोनों का मेरा आवाज ये मिक्स। आपसे सवाल था, क्योंकि रितेश जी का भी ऑडियो हमारे पास आ नहीं रहा था। हाँ बोलिए। जी, निश्चित तौर पे अगर हम बात करें इस प्रकार से, अगर प्रखरता से भी अभी आपने देखा हो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भोपाल में जो नए विधायक की आवास के लिए जमीन का विषय जो आया था, जिसमें तकरीबन 29-30 हजार पेड़ों का जो है वो कटाव होने वाला था, जी तो उसमें भी सरकार के सामने कई जनप्रतिनिधि जो है वो बिल्कुल प्रखर होकर के अपने पर्यावरण के सहयोग के लिए आगे आए थे, और उसके ऊपर फिर से निर्णय के लिए उस प्रस्ताव को वापस पुनर्विचार के लिए रखा गया। तो जरूरी नहीं कि सरकार चूंकि हमारी है और चूंकि जनप्रतिनिधि हमारी उसके हैं, तो जो भी बात है जो पर्यावरण के हित के लिए है, जो क्षेत्र के हित के लिए है, जो लोक हित के लिए है, उसके लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सरकार के हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल भी किसी भी बात में बिल्कुल उनको लगता है तो जिसमें ओके यस मैन वाली पद्धति भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही है कि सिर झुकाओ और गुलामों की तरह कार्य करो। हर बात वो अपनी बातों को रखते हैं, प्रखरता से रखते हैं। और मैंने ये आप पहले भी कहा कि निश्चित तौर से जिसमें हित हो सके, लोक हित हो सके, इसी प्रकार का तो जननेता हमें चाहिए होता है, जो जनता की आवाज को प्रखरता से रख सके। तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपने भाव रखे हैं। मतलब और अगर उससे आपको इन उदाहरणों में एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। मुझे ये उचित लगता है कि हम लोकतंत्र में जी रहे ठीक है, हैं, ठीक हम है, राजतंत्र में नहीं, हम ठीक है, लोकतंत्र ठीक में है। हैं। जनप्रतिनिधि है वो जनता का प्रतिनिधि है, तो वो उनके लिए पीड़ा महसूस कर सके, उनके लिए सेवा का भाव रख सके, उनके साथ अपना तालमेल बना सके, यही तो लोकतंत्र की चलिए, खूबसूरती है। ठीक है, रितेश जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। रितेश जी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए मैदान में डटा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक का इतिहास रहा है, तो इनके सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मात्र संगठन के लिए, अपनी सत्ता के लिए ही संघर्षरत दिखते, जनता के लिए तो कोई संघर्षरत दिखता नहीं है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारा खाका उठाकर देख लीजिए, सारे नेताओं ने वही किया है जो उनके चुनाव के लिए साम दाम दंड भेद के समीकरणों पे चलते हुए काम किया गया है। ऐसा कोई भी आज तक का कोई उदाहरण मेरे सामने नहीं आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा कोई भी जनहित का कार्य किया हो। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण कर जो नेता रहे हैं, उन्होंने ड्रग माफिया को संरक्षण दिया। जुम्मा 4 दिन पहले ही भोपाल में इतना बड़ा स्कैंडल उजागर हुआ। और आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से आप उठाकर देखिए, पर जब इनकी कांच की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, तब ये जनता की बात करने लगते हैं, ये जन सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी की बात करने लगते हैं और तरह तरह की उच्च तकनीकियों की बात करने लगते हैं। जबकि धरातल की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मत है कि साम दाम दंड भेद किसी भी रूप में हमें सत्ता वापसी चाहिए, सत्ता और सिंहासन चाहिए। जनता से इनका कोई भी सरोकार नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि चुनाव के लिए निरंतर जो प्रयासरत रहते हैं और चुनाव के लिए किसी भी फॉर्मूले को अपना के सत्ता में वापसी करना जानते हैं, चुनाव के लिए लड़ते हैं। बाकी जनता के लिए आज मध्य प्रदेश में आप देखिए कि चाहे कोई भी पैरामीटर हो, चाहे किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, विद्यार्थियों का हो, सभी लोग, पूरा मध्य प्रदेश बेहाल है, बदहाल है, खून की आंसू रो रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी के काबिल नेताओं के कान में जू नहीं रेंग रही है। कर्जे में घिरा मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार में डूबा मध्य प्रदेश, किसान आत्महत्या में अव्वल मध्य प्रदेश। और ये सब बातें जब मैं कहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ताओं को बुरा लगता है, इसलिए हम लोगों ने कहना भी कम कर दिया है। और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने मध्य प्रदेश की हालत खस्ता हाल कर दी है। सिर्फ सरकारी कागजों में मध्य प्रदेश स्वर्णिम प्रदेश बन रहा है, वास्तविकता में धरातल में मध्य प्रदेश पूर्णतः बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। वो ये कह रही हैं प्रियंका जी कि जो नेता अपनी जनता के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, तो ये नेताओं की साफगोई है।
अपने जनता के लिए वो समर्पित हैं, तभी रात में हो या दिन में हो वो उनके लिए धरने पर बैठ रहे हैं। अरे भाई साहब, वो धरने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, वो अपने लिए धरने पे बैठ रहे हैं। सबका सब जो भी काम हो रहे हैं, चाहे शराब ठेकेदारों के साथ हो, चाहे भू माफियाओं के साथ हो, जी। जब तक ये चाहते हैं कि पहले पार्टनरशिप करें और बाद में जब वो माफिया इनको सब वो नहीं देता शेयरिंग, तब ये कहीं ना कहीं अपना प्रशासनिक दबाव बनाकर, सरकारी दबाव बनाकर उससे उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये बात पूरी खुली किताब की तरह है। मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं के संरक्षण में हो रहा है, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे मेडिकल माफिया हो, तो कुल मिला के वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के धरने पर बैठे आप हुए हैं। ये बताइए ना कि आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को जो बिल्कुल सरकार के साथ में चलना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ढीला हवाली हो रही है वहां पे, कुछ ऐसा लगता है आपको मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश के जो हाल है वो अंधेर नगरी चौपट राजा के हाल हैं। न कोई यहाँ पर नेता बचा है, न कोई यहाँ पर अधिकारी बचा है। सब अपने अपने हिस्से के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो कुल मिला के कोई भी नेता क्या है, आपको पूरे प्रदेश में ही अंधकार नजर आ रहा है, मतलब आज की डेट में कहीं कोई राहत की किरण है क्या त्रिपाठी जी? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं कोई आशा की किरण हो तो वो भी बता दीजिए। मध्य प्रदेश में 20 साल की ये जली भुनी सरकार, ये खस्ताहाल सरकार जिस दिन जाएगी उसके बाद ही मध्य प्रदेश में कोई ना कोई आशा की किरण जागेगी। जब तक ये सरकार परिवर्तन नहीं होता तब तक मध्य प्रदेश को इसी तरह प्रताड़ित होना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं बदलने वाली। और एक बात, यहाँ पर मध्य प्रदेश में अधिकारी पैसे देकर ज्वाइनिंग करते हैं और उसमें जो कमाई होती है उसके हिसाब से ऊपर तक पैसा पहुंचाया जाता है। तो भला वो क्यों डरेंगे? अब सीएम सिंह की डायरेक्ट टचिंग है, इस बात को सोचिए। तो मध्य प्रदेश में हर कुर्सी का रेट फिक्स हो चुका है, इसलिए यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो गए, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वो पुलिस का विभाग हो, चाहे राजस्व का विभाग हो, चाहे परिवहन का विभाग हो, अधिकारियों की ऊपर तक सेटिंग है। वो अपने मुख्य माफिया को, आला माफिया को शेयरिंग देते, इसलिए किसी भी नेता की सुनने को तैयार नहीं। ये बात प्रियंका जी, चलिए प्रियंका जी का रुख करते हैं। प्रियंका जी, हम तो एक सवाल पूछ रहे थे पर रितेश जी कह रहे थे पूरे प्रदेश में ही इस वक्त अंधकार है, स्थिति इतनी डावाडोल है, जब तक सरकार हटेगी नहीं तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी। रितेश जी तो यही मान के चल रहे हैं। जी, कितना दुखद होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर पीड़ित परिवार के लिए विधायक खड़े हुए और अगर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अपनी कुर्सी तक को त्यागना उचित समझा, परंतु कांग्रेसी नेता तो शायद वहां पर। ठीक है त्रिपाठी जी वो भी बहुत साइलेंस आपको सुन रही थी। प्लीज प्रियंका जी को सुनते हैं। वो काम वहां के विधायक ने त्यागपत्र देकर के किया। पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेसी नेता वहां क्यों नहीं उपस्थित थे? सरकार बदलना चाहते हो ना तो जनता के साथ खड़े होना पड़ता है रितेश भाई। घर में एसी में बैठ के काम नहीं चलता, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा ड्रग माफिया, तुषार गोयल पे भी एक लाइन बोल देते तो बेहतर लगता। प्रेम सुख पाटीदार पे भी कोई 2 लाइन बोल देते तो मैं मानती कि आप निष्पक्ष बात कर रहे हैं और जनता के हित में और मध्य प्रदेश के हित में बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे सहमत हो जाती। चलिए, आपने वो भूल गए। आप बात करते क्राइम की, चलिए आप हमारी की बात करते हैं, पर किस प्रकार से कांग्रेसी नेता आपस में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियां अभी तक कर रहे हैं। चाहे अजय सिंह जी के बयान उठा लीजिए, लक्ष्मण सिंह जी के बयान उठा लीजिए, जीतू पटवारी जी के उठा लीजिए, कमलनाथ जी की नाराजगी को उठा लीजिए। ऐसे में जनता क्या प्रतिपक्ष के ऊपर विश्वास करेगी? आप उमंग सिंघार जी को महिला संरक्षण के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करते हैं, जिसका खुद के ऊपर दो औरतों ने करप्शन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। क्या मैं एक बहन होकर के उमंग सिंघार की बात पे विश्वास कर सकती हूँ? मैं भाजपा प्रवक्ता के तौर पे नहीं पूछती हूँ। अगर मैं प्रियंका दुबे के तौर पे पूछूं और मेरे सामने कोई नारी सुरक्षा की बात करे और उसके ऊपर महिला उत्पीड़न के एक नहीं 2-3 बार आरोप लग चुके हैं, क्या मैं उसकी दी हुई बातों पे विश्वास करूंगी? तो पहले अपना दामन साफ कीजिए रितेश भाई, उसके बाद आप लोग जनता के हित की बात कीजिएगा। जनता बहुत कुछ समझती है, ऐसा नहीं है। परंतु अगर मैं आपसे कहती हूँ, अभी मैं फिर कहती हूँ कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे गवर्नमेंट काम कर रही है। जो भी होगा
अगर वो निर्णय जनहित के लिए नहीं है, लोकहित में नहीं है और उससे जनता का किसी भी प्रकार से भला नहीं होना पाया, तो निश्चित तौर पे उसको बदल देना चाहिए, फिर चाहे वो किसी की गवर्नमेंट में भी होता है। परंतु इसके लिए स्पष्ट नीति निर्देश और नियत चाहिए, और जी सबसे बड़ा बात नेतृत्व चाहिए। परंतु आपकी तो सरकार खुद ही खंड विखंडित है। आप बात कर रहे थे शराब की, क्या कमलनाथ जी ने बहनों को लाइसेंस देने की बात नहीं करी थी शराब बेचने के लिए? क्या भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में डोर टू डोर सरकार नहीं शराब नहीं बंटवा दी थी? आप भूल गए वो दिनों को कि जब कोरोना में होम डिलीवरी की गई शराब की? आप नशे की बात करते हैं। खुद आपकी नेत्रियां आरोप लगाती हैं कि आप लोग पार्टियों में शराब पीने के लिए प्रताड़ित करते हैं, आप लोग उनको डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, आप लोग सम्मान नहीं देते। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके बीच की नेत्रियां जो छोड़ के गई है कांग्रेस को, वो आरोप लगाती हैं। चलिए ठीक निर्मला है, सप्रे जवाब जी ने- ले लेते हैं। अंतिम 1 मिनट चर्चा का बचा है। रितेश जी बोलिए। रितेश जी, देखिए, प्रियंका जी के साथ मेरी पूरी पूरी सिंपैथी है। वो अपनी सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकती हैं। और ये जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या आज ही उज्जैन में मुख्यमंत्री के घर के पास गोली मारी गई, उस पर जीरो टॉलरेंस है? या हमारे सीएम के घर के सामने जो बलात्कार हुआ, उस पर जीरो टॉलरेंस है? या जो बाल अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उस पर जीरो टॉलरेंस है? या खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, उस पर टॉलरेंस है? जो ये कहा जाए तो मिलावटखोरी हो रही है, उस पर जीरो टॉलरेंस है? जो अपराध में महिला अत्याचार पे मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आ गया, जिस पर जीरो टॉलरेंस। आपके विधायक ने सरकार को इस्तीफा देने की पेश की, इसकी 24 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी आकाशवाणी हो गई विधायक के पास कि उसने अपना इस्तीफा वापस ले लिया? ये केवल एक अहम का मुद्दा था, अपनी राजनीति चमकाने का मुद्दा था। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी नेताओं की जो नैतिकता है उसका पूर्णतः पतन हो चुका है। इनके पास पी कर कांग्रेस को गाली देने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं बचा है। और मुझे प्रियंका जी को साथ मेरी पूरी सिंपैथी है कि वो अपनी पार्टी की इतनी बुराइयों के बावजूद भी उसके साथ स्वर से स्वर मिलाने की ताकत रखती है। चलिए, मैं समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रियंका जी का, रितेश जी का, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज बड़ी बहस में हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से बीजेपी विधायक ने पहले अपना इस्तीफा दिया, देशराज पटेरिया जी की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। इस्तीफे के बाद फिर आला कमान से जाहिर सी बात है इस तरह के फोन आना भी लाजमी है, सभी कनेक्टिविटी बंधी रहती है। उसके बाद विधायक ने अपना इस्तीफा वापस भी लिया और साथ ही साथ प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई की गई उससे विधायक और पीड़ित के परिजन भी संतुष्ट नजर आए। लेकिन कांग्रेस को इसमें दिखाई देती है सियासत। कांग्रेस का ये कहना कि देखिए ब्यूरोक्रेट्स ही इनकी बात को जब नहीं मान रहे हैं तो फिर जनता का क्या हाल कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।